नमस्कार दोस्तों। किस डर की वजह से इतनी बड़ी चाइनीज नेवी इंडियन ओशन में आकर भारतीय नेवी से टक्कर नहीं ले पाती है? क्या स्टेल्थी मिसाइल्स को अंडरविंग पाइलोन्स पर लगाकर F-35 जैसे जेट्स अपनी स्टेल्थ को बरकरार रख सकते हैं? भारत जो 30 MQ-9B ड्रोन्स अमेरिका से ले रहा है, उनमें ऐसा क्या खास है कि इनके लिए भारत $3 बिलियन खर्च कर रहा है? ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देवादित्य जी का सवाल है कि क्या हमारी नेवी चाइनीज नेवी के जहाजों को इंडियन ओशन रीजन में आने से रोक सकती है? दोस्तों, इस सवाल को दो हिस्सों में बांटकर देखा जा सकता है। पहला तो यह कि ज्यादा नेवल शिप्स के मामले में कौन सा देश आगे है, और दूसरा और ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल कि इंडियन ओशन में कौन सा देश ज्यादा पावरफुल है। देखिए, चाइनीज नेवी के पास इस समय 500 से ज्यादा नेवल शिप्स हैं और नंबर के हिसाब से चाइनीज नेवी दुनिया की सबसे बड़ी नेवी बन चुकी है। इंडियन नेवी के पास लगभग 200 नेवल शिप्स हैं, यानी चाइनीज नेवी से आधे से भी कम। यानी चाइना के पास एयरक्राफ्ट कैरियर, सबमरीन्स, डिस्ट्रॉयर या क्रूजर शिप सब हमसे ज्यादा हैं। तो अब बात करते हैं दूसरे सवाल की, यानी कि क्या चाइनीज नेवी इंडियन नेवी को इंडियन ओशन में आके हरा सकती है? जवाब है नहीं। ऐसा कैसे? देखिए, इंडियन ओशन में भारतीय नेवी को टक्कर देने वाला कोई देश मौजूद नहीं है, जबकि चाइना को अपनी नेवी के ज्यादातर नेवल शिप्स को जापान, ताइवान और दूसरे साउथ चाइना सी वाले देशों के खिलाफ हमेशा लगाकर रखना पड़ता है। अमेरिका ने चाइना को घेरने के लिए जापान, मलेशिया, फिलीपीन, साउथ कोरिया जैसे देशों में अपने नेवल बेस बना रखे हैं। इन्हीं बेसिस से अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के फ्लीट अक्सर साउथ चाइना सी में चक्कर लगाते रहते हैं। अमेरिकी नेवी का मकसद है कि वह चाइनीज नेवी को साउथ चाइना सी से बाहर ही ना निकलने दे, और कभी अगर लड़ाई होती है तो वो चाइना के नजदीक हो, अमेरिका की धरती के नजदीक ना हो। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की नेवीज को काउंटर करने के लिए ही चाइनीज नेवी के 90% नेवल शिप्स लगे रहते हैं। यह चाइना की गलत पॉलिसीज का ही नतीजा है कि उसने अपने चारों तरफ के देशों को अपना दुश्मन बना रखा है। चाइना को साउथ चाइना सी और जापान साइड के ओशन में इतनी बुरी तरह से अमेरिका ने फंसा रखा है कि चाहते हुए भी चाइना सिर्फ अपने 10% नेवल शिप्स को ही इंडियन ओशन में भेज सकता है। यानी टोटल 50 या 60 नेवल शिप्स ही भेजे जा सकते हैं। ये नेवल शिप्स चाइना के मेनलैंड से इतना दूर ट्रेवल करके आएंगे तो जाहिर सी बात है भारत इन्हें इस दौरान आराम से ट्रैक करता रहेगा, और एक एक नेवल शिप या डिस्ट्रॉयर जहाज या सबमरीन की एग्जैक्ट लोकेशन इंडियन नेवी के पास रहेगी। यानी चाइना किसी भी तरह का सरप्राइज एलिमेंट भी तैयार नहीं कर पाएगा। उसके बाद इन चाइनीज शिप्स को बेहद कम चौड़ाई वाले मलक्का स्ट्रेट से गुजरना पड़ेगा। मलक्का स्ट्रेट के थोड़ा सा आगे इंडियन नेवी सिर्फ कुछ ही नेवल शिप्स या सबमरीन्स लगाकर और अंडर वाटर माइंस को लगाकर आसानी से चाइनीज नेवी का रास्ता रोक सकती है। चलो फिर भी मान लेते हैं कि 50 से 60 चाइनीज नेवल शिप्स मलक्का स्ट्रेट से आगे आकर इंडियन ओशन में पहुंच जाते हैं। अब जरा सोचिए कि इन 50 या 60 चाइनीज नेवल शिप्स से टक्कर लेने के लिए 150 से ज्यादा इंडियन नेवल शिप्स मौजूद मिलेंगे। इन्हें चारों तरफ से घेर कर इन पर लॉन्ग रेंज की ब्रह्मोस जैसी एंटी शिप मिसाइल्स भी लॉन्च की जाएंगी। इन ब्रह्मोस मिसाइल्स के अलावा दूसरी एंटी शिप मिसाइल्स को भी नेवल शिप्स के साथ साथ कोस्टल बैटरीज और अंडमान निकोबार आइलैंड से भी लॉन्च किया जाएगा। अग्नि प्राइम जैसी कैरियर किलर मिसाइल भी इस्तेमाल की जाएगी। 750 किलोमीटर दूर से ही रॉकेट असिस्टेड टॉर्पीडोज भी लॉन्च किए जाएंगे। लड़ाई में सबसे जरूरी होता है रीइंफोर्समेंट, यानी कि हथियार, फ्यूल और सैनिकों की सप्लाई लगातार होती रहनी चाहिए। जहां चाइनीज नेवी को ना ही जल्दी से रीइंफोर्समेंट मिल पाएगी, ना ही फ्यूल सप्लाई मिल पाएगी, तो वहीं इंडियन नेवी को आसानी से ये सारी चीजें उपलब्ध हो जाएंगी। अगर भारत के किसी भी नेवल शिप को रिपेयर या रिफ्यूलिंग की आवश्यकता पड़ती है तो उसे ओशन में ही रिफ्यूल किया जा सकता है, या नजदीक के किसी भी पोर्ट पर ले जाकर उसे रिपेयर भी किया जा सकता है। जबकि चाइना को इसके लिए अपने मेनलैंड तक अपने नेवल शिप्स को भेजना पड़ेगा।
भारत को सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलेगा कि चाइना की तरफ से समुद्र में सिर्फ उनकी नेवी ही लड़ने आ सकती है, जबकि इंडियन नेवी का साथ देने के लिए इंडियन एयरफोर्स के सैकड़ों फाइटर जेट्स भी कोस्टल एयर बेसिस और अंडमान निकोबार के एयर बेसिस से चाइनीज नेवल शिप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए उड़ान भर सकेंगे। भारत चाइना की एंटी इंडिया पॉलिसीज को अच्छे से समझ चुका है और इसीलिए हर एक चाइनीज शिप को या सबमरीन को ट्रैक करने के लिए P-8I एयरक्राफ्ट के साथ साथ MH-60R जैसे एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर को भी लिया गया है। सी गार्जियन ड्रोन और सैटेलाइट ट्रैकिंग से हर एक चाइनीज शिप की पल पल की एक्टिविटी रिकॉर्ड की जाती है, यानी चाइना किसी भी हालत में इंडियन ओशन में तो इंडियन नेवी को नहीं हरा सकता है। चाइना को यह भी पता है कि इंडियन ओशन में लड़ाई शुरू की तो इंडिया इंडियन ओशन में से गुजरने वाले चाइनीज कमर्शियल शिप्स को भी टारगेट करेगा। इसी रूट से चाइना का 70% ट्रेड होता है। साथ ही चाइना को खाड़ी के देशों से पेट्रोलियम भी इसी रूट से जाता है। इसे भी इंडियन नेवी रोक सकती है। ऐसे में अगर लड़ाई लंबी खिंचती है तो चाइना की इकोनॉमी की कमजोर नस भारत के हाथ में रहेगी, जिससे भारत चाइना की इकोनॉमी को ही कमजोर कर देगा। भारत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ बने क्वेड ग्रुप का हिस्सा है, जिसे इंडो पैसिफिक नेटो ग्रुप भी कहते हैं। अमेरिका भले ही भारत और चाइना की लड़ाई में सीधे तौर पर शामिल हो या ना हो, लेकिन अमेरिका भारत को ताकतवर हथियारों की सप्लाई जरूर करता रहेगा ताकि उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर यानी चाइना की हार सुनिश्चित की जा सके। दोस्तों, यहां हमें यह बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि भारतीय नेवी को यह एडवांटेज सिर्फ इंडियन ओशन में ही मिला हुआ है। अगर इंडियन नेवी अपने इस एडवांटेज को छोड़ के साउथ चाइना सी में जाकर लड़ती है तो वहां चाइना के पास भी इसी तरह का एडवांटेज है और वहां चाइनीज नेवी इंडियन नेवी को आसानी से हरा देगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राजीव सिंह जी का सवाल है कि क्या स्टेल्थ फाइटर जेट के एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट के लिए कोई स्टेल्थी मिसाइल नहीं बनाई जा सकती जिससे फाइटर जेट का रडार क्रॉस सेक्शन ना बढ़े। देखिए, स्टेल्थी फाइटर जेट्स का डिजाइन इस तरह से बनाया जाता है कि कोई 90 डिग्री का एंगल ना बने। फिर रडार वेव्स एब्जॉर्बिंग मटेरियल की कोटिंग भी लगाई जाती है। इन सब के बाद फाइटर जेट का रडार क्रॉस सेक्शन बेहद कम हो जाता है और उन्हें ट्रैक करना बेहद मुश्किल रहता है। F-35 जैसे फाइटर जेट अपने इंटरनल बे को बेहद कम समय के लिए ओपन करके मिसाइल लॉन्च कर देते हैं ताकि उनका रडार क्रॉस सेक्शन कम ही बना रहे। हालांकि उन इलाकों के लिए जहां F-35 को दुश्मन के एडवांस्ड फाइटर जेट और एयर डिफेंस सिस्टम्स का सामना ना करना हो, ऐसे इलाकों में F-35 बीस्ट मोड में भी उड़ाया जा सकता है। बीस्ट मोड में F-35 अपने अंडरविंग पाइलोन्स पर लगभग 8500 किलोग्राम की मिसाइल्स को ले जा सकता है, लेकिन इस दौरान इसका रडार क्रॉस सेक्शन काफी बढ़ जाता है। अब बात करते हैं एयर लॉन्च्ड स्टेल्थी मिसाइल्स की। तो अमेरिका ने पिछले दिनों ही AGM-158B नाम की स्टेल्थी क्रूज मिसाइल की टेस्टिंग अपने स्टेल्थी बॉम्बर जेट B-2 स्पिरिट से की है। इस स्टेल्थी क्रूज मिसाइल की रेंज 900 किलोमीटर तक है और यह 450 किलोग्राम के वॉरहेड को लेकर चलती है, जो दुश्मन को जबरदस्त नुकसान पहुंचा सकती है। इसकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी है। हालांकि इसकी स्पीड सबसोनिक यानी लगभग 600 से 700 किलोमीटर पर आवर तक ही रहती है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसी स्टेल्थी मिसाइल्स को F-35 जैसे स्टेल्थी जेट अपने विंग पाइलोन पर ले जाएं तो उसका रडार क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा या नहीं। देखिए, भले ही हम मिसाइल्स को स्टेल्थी बना भी लें, तब भी पाइलोन और मिसाइल्स की वजह से जो एयर फ्रिक्शन पैदा होता है उससे F-35 जैसे जेट का रडार क्रॉस सेक्शन भी काफी बढ़ जाता है और इसे आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा। B-2 स्पिरिट जैसा स्टेल्थी बॉम्बर जेट इसे अपने इंटरनल बे में लेकर चलता है और काफी लॉन्ग रेंज से ही इस मिसाइल को लॉन्च करने के लिए बेहद ही कम समय के लिए अपने इंटरनल बे को ओपन करता है। इसलिए B-2 स्पिरिट का स्टेल्थ कवर बरकरार रहता है। वहीं F-35 की बात करें तो भले ही यह इन स्टेल्थी मिसाइल्स को लॉन्च भी कर दे, तो भी जो अंडरविंग पाइलोन लगाए गए हैं उनकी वजह से इसका एयर फ्रिक्शन बढ़ता रहेगा और इसका रडार क्रॉस सेक्शन पहले से कहीं ज्यादा रहेगा।
हालांकि तब भी इसका रडार क्रॉस सेक्शन इतना ज्यादा नहीं होगा जितना दूसरे 4th और 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स का होता है। अगला सवाल अनमोल जी का है। अनमोल जी का सवाल प्रीडेटर ड्रोन के बारे में है जो भारत $3 बिलियन खर्च करके अमेरिका से खरीद रहा है। MQ-9B ड्रोन को खरीदने की बात काफी दिनों से चल रही है। कुल मिलाकर 30 ड्रोन्स खरीदे जाएंगे। ये ड्रोन्स MQ-9 ड्रोन का एडवांस्ड वेरिएंट है और ये ड्रोन्स 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लगातार 40 आवर्स तक उड़ सकते हैं। MQ-9B ड्रोन्स 50,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ सकते हैं। इतनी ऊंचाई तक ज्यादातर एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल्स नहीं जा पाती हैं। यह एक बेहतरीन ऑलराउंडर ड्रोन है जिसे एंटी सरफेस और एंटी सबमरीन मिशंस के अलावा आतंकवादियों को एलिमिनेट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी भारत बालाकोट जैसे मिशंस को भी इस ड्रोन से अंजाम दे सकेगा। इस काम के लिए इसमें टोटल 9 हार्ड पॉइंट हैं जिन पर 2100 किलोग्राम की गाइडेड मिसाइल्स को यह ले जा सकता है। इसमें रेथियोन कंपनी का इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सिस्टम लगा हुआ है। ऑटोमेटिक टेक ऑफ और लैंडिंग कैपेबिलिटी वाले इस ड्रोन की क्वालिटी का हिसाब इसी बात से चलता है कि इसका एयरफ्रेम 40,000 ओवर्स के हिसाब से डिजाइंड है। इसकी रिकॉग्निशंस कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है और इतनी ऊंचाई से भी यह HD क्वालिटी में हर एक्टिविटी को ट्रैक कर सकता है। सैटेलाइट के साथ सिक्योर्ड कम्युनिकेशन होने से इन्हें हजारों किलोमीटर दूर से भी ऑपरेट किया जा सकता है। इन्हें इलेक्ट्रॉनिक काउंटरमेजर सिस्टम से भी जैम करना बेहद ही मुश्किल है, यानी इनका सर्वाइवेबिलिटी रेशो काफी अच्छा रहता है। समय समय पर किए गए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एनहेंसमेंट्स के कारण अब यह ड्रोन सिस्टम पूरी तरह से सेफ, रिलायबल और मैच्योर हो चुका है। इसी कारण भारत इतने महंगे ड्रोन्स को खरीद रहा है। दोस्तों, ये थे आपके कुछ सवाल जिनके सटीक फैक्ट बेस्ड जवाब तलाशने के लिए मैंने जितना हो सका उतनी रिसर्च की। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।